शॉर्ट स्टेशन होंगे बिहेवियर साइंस में, उनको एक दफ़ा देख लेते हैं। तो इंफॉर्मेशनल केयर के बारे में आएगा। उसमें सिनेरियो आपको इस तरह दिया होगा कि कोई भी शख्स है, ठीक है, उसको बीमारी है, कोई भी बीमारी गिवन होगी, जैसे कि टीबी है, एड्स है, ठीक है, इस तरह की बीमारी। आपने उसको इंफॉर्मेशनल केयर के हिसाब से सारा कुछ करना होगा, ठीक है। तो आपने स्टार्ट करना है ग्रीटिंग से, यानी कि अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप, ठीक है। लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्या वो समझ आ रहा है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, मेरा नाम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद कंसेंट लेनी है उससे। कंसेंट आपने इस तरह लेनी है कि मैं आपसे चंद एक सवालात करूँगा, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे ताकि वो ना कर सके, ठीक है। कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में आपने बताना है कि जो भी मैं बात करूँगा वो हमारे दरमियान सीधे राज में रहेगी, या आपने कह देना जो भी मैं आपसे बात करूँगा वो हमारे दरमियान रहेगी और किसी आपकी इजाज़त के बगैर किसी तीसरे शख्स को नहीं बताई जाएगी, ठीक है। उसके बाद हमने देखना जो पेशेंट है उसको क्या लगता है कि उसे क्या है, उसका परसेप्शन पूछना है कि आपको क्या लगता है कि आपको क्या बीमारी हुई है, ठीक है, आपके हिसाब से आपको क्या है, ठीक है। फिर नॉलेज, फिर हमने उसको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है, जो भी उसको बीमारी हुई है। अब वैसे तो उसे सवाल पूछने चाहिए और हमें उसका जवाब, लेकिन हमने नॉर्मल यूँ ही करना है कि हमने उसको नॉलेज देते रहना है, ठीक है। और इन्फॉर्मेशनल केयर में हमने नॉलेज जो देना है, जिस तरह बुक में है व्हाट्स रॉन्ग विद मी, यानी कि उसे बताना है कि आपको असल में बीमारी क्या है। एक तो उसने बता देना है उसे क्या लगता है, लेकिन हमने बताना है आपको बीमारी क्या है, आपको बीमारी कैसे हुई, जैसे कि टीबी है, टीबी का हम बता देंगे आपको टीबी है, आपको कैसे हुआ कि किसी एक शख्स की वजह से हुआ जिसे टीबी था, जो आपके करीब था, ठीक है, उसकी वजह से आपको टीबी फैली, ठीक है। इसका इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट के बारे में बताएं, जिस तरह टीबी के बारे में बताएंगे कि आपको 6 महीने से 9 महीने के लिए जो है वो अद्वियात लेनी पड़ सकती हैं, ठीक है। रिकवर में भी 9 महीने लग जाएंगे, ठीक है। आपको आपको परहेज़ क्या करना है, आपको ज़्यादा टीबी दूसरों को भी फैल सकता है, तो आपको थोड़ा परहेज़ करना है अपने करीब लोगों से, ठीक है। उसके अलावा रिस्क ऑफ इलनेस बीइंग स्प्रेड, हाँ, जिस तरह टीबी के केस में फैल सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, और इसका इलनेस और इसकी ट्रीटमेंट इफ़ेक्ट के बारे में सारा, तो ये सारे क्वेश्चंस का हमने खुद ही जवाब देते रहना है, उसको नॉलेज देना है, उसकी जो भी बीमारी क्वेश्चन में गिवन होगी उसके बारे में नॉलेज देना है। फिर अगला आ सकता है ब्रेकिंग बैड न्यूज़। तो ब्रेकिंग बैड न्यूज़ में ये होगा, जिस तरह इस दफ़ा क्वेश्चन आया था उसमें ये था कि कोई भी फीमेल थी या मेल थी, उसका नाम था, उसको लिखा हुआ था कि 4 स्टेज का जो है वो कैंसर है, ठीक है। अब आपने उसको ख़बर देनी है, ठीक है, जिस तरह हमने अपनी बुक में पढ़ा। स्पाइक्स, सिटिंग है सेटिंग पहले, ठीक है, फिर प्रिसेप्शन पेशेंट का, फिर इन्विटेशन, फिर नॉलेज, ई फॉर एम्पैथी, और फिर समराइज़ वगैरह करना है, ठीक है। अब हम पहले पहले हमने करनी ग्रीटिंग, यानी कि अस्सलाम वालेकुम। फिर उसके बाद लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ आपको समझ आ रही है, ठीक है। उसके बाद इंट्रोडक्शन अपना करवाना है आपने, ठीक है। उससे कंसेंट लेनी है कि मैं आपको ख़बर सुनानी है, आपसे कुछ सवालात पूछूंगा, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे, जो बात होगी हमारे दरमियान से राज में रहेगी, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में, ठीक है। फिर उससे पूछ लेना है कि क्या आप चाहते हैं कि आप इस खबर के लिए किसी और को बुलाएं। एग्ज़ाम में अक्सर ऐसे होता है, जब आप ये बात पूछेंगे तो हो सकता है जो भी एग्जामिनर बैठा वो कहेगा हाँ मैंने किसी और को साथ बुलाना है, तो आपने कहना है ठीक है आप उसे बुला लें, ठीक है। ये लाजमी सवाल आपने करना है। उसके बाद पेशेंट रिसेप्शन, फिर आपने पूछना है कि आपको क्या लगता है आपको क्या हुआ है, या लेट्स सपोज कि कोई बैड न्यूज़ है कि किसी की डेथ हो गई उसके रिलेटिव वगैरह की, तो आपने उससे पूछ लेना आपके हिसाब से उनको क्या हुआ था, या आपको डॉक्टर ने क्या बताया तो उन्हें क्या हुआ था, ठीक है। मतलब उसका परसेप्शन जान लेना पेशेंट का, ठीक है। फिर इन्विटेशन, उनसे पूछना आप क्या जानना चाहते हैं, फिर उनको बता देना कि मेरे पास, आपने बता देना जैसे कि नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मेरे पास आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं है, आपकी रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको कैंसर है, या आपके किसी भी करीबी की जो है वो डेथ हो गई है, ठीक है। उसकी तरह इनविटेशन पे उससे पूछना है कि ये आप कुछ और उसके बारे में जानना चाहते हैं। नॉलेज और एम्पैथी, नॉलेज में आपने ये पूछ लेना है कि कुछ और वाला बात। एम्पैथी में जो है वो आपने कि मुझे अंदाज़ा है कि ये कितनी तकलीफ़ दे बात है आपके लिए, ठीक है। एम्पैथी आपने शो करनी है, सिंपैथी नहीं शो करनी, एम्पैथी। उसमें आपने यही कहना है कि मुझे अंदाज़ा है कि कितनी तकलीफ़ की बात है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद सारा समराइज़ कर देना है, और अगर उसको कोई बीमारी है जिस तरह आप कैंसर वगैरह थी तो आपने प्लान ऑफ एक्शन बता देना है कि हम कीमो कर सकते हैं, ठीक है, या उसके अलावा हम शॉक के ज़रिए या अद्वियात के ज़रिए। लेकिन फिर हमने साथ साथ ये भी बताना है कि आपका जो कैंसर है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, ये भी उसको एक नॉलेज प्रॉपर उसको देना है ब्रेकिंग बैड न्यूज़ के अंदर। फिर कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इसका जो है क्वेश्चन वो इस तरह गिवन होगा पेपर के अंदर कि एक शख्स आपके पास आया, वो कह रहा है कि मेरे पेशेंट को सही तरह देखा नहीं गया और वो आपके शिकायत लेके आया। या कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में होगा कि एक डॉक्टर और नर्स के दरमियान झगड़ा हो गया, सिनेरियो गिवन होगा, तो
आपने कॉन्फ्लिक्ट जो है उसको मैनेज करना है, ठीक है। आपने सबसे पहले ग्रीटिंग करनी है, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। उसके बाद मेरा नाम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है वो आपने बताना है, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है, अगर वो नर्स आई है या वो कोई भी पेशेंट का जो उसके साथ आते हैं वो है, ठीक है। आपने उससे पूछना है कि आप क्या मसला है, क्या बात है, ठीक है। फिर वो अपना मसला बताएगा, आपने कि मतलब कि डॉक्टर साहब जो है वो तवज्जो नहीं दे रहे, या डॉक्टर साहब ने मेरे पेशेंट को देखा नहीं। फिर आपने बताना है उसको कि डॉक्टर साहब के लिए सारे जो पेशेंट्स हैं वो बराबर हैं, ठीक है। ये डॉक्टर हो सकता है डॉक्टर साहब से कोई गलती हो गई हो, ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ने पूरे के पूरे वार्ड को देखना होता है। नर्स के केस में भी आपने ये बताना, डॉक्टर साहब ने पूरे के पूरे वार्ड को देखना होता है, ठीक है। आपको भी कुछ ना कुछ सब्र करना चाहिए था। अच्छा, इसमें बाज़ों का यूँ हो जाता है कि जो आगे आपका एग्जामिनर बैठा है वो बार बार कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के केस में डटा रहेगा। वो कहेगा नहीं नहीं, डॉक्टर साहब ने यूँ किया, डॉक्टर साहब ने मेरे पेशेंट को नहीं देखा, ये देखें मेरा पेशेंट ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये अक्सर होता है जब वाइवा के दौरान आप वाइवा दे रहे होते हैं, तो आगे जो भी एग्जामिनर बैठा होता है वो बार बार ये कहता है, लेकिन उसका जो हल है वो यही है कि आपने अपनी बात पे डटे रहना, और आपने कहना नहीं, डॉक्टर साहब ने जो बेसिक हेल्थ उसको जो सपोर्ट देनी थी वो दी। और हो सकता है कि डॉक्टर साहब से मैं आप डॉक्टर साहब के ऊपर ज़िम्मेदारी होती है पूरे वार्ड की, ठीक है। आपको भी चाहिए था कि आप सब्र का मुज़ाहिरा करें, ठीक है। और मैं डॉक्टर साहब से भी बात कर लूँगा कि वो फ्यूचर में इन चीज़ों का ख्याल रखें, ठीक है। और उससे पूछ लेना कि आपको मेरी बात समझ आ गई है। इसी तरह ब्रेकिंग बैड में भी बात होती होता है कि जब आप बैड न्यूज़ ब्रेक कर रहे होते हो तो जो अगला शख्स है वो डिनाइल की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि वो कहेगा नहीं मैं नहीं मानता। लेट्स सपोज आपने उसको किसी प्यारे की डेथ के बारे में बताया, तो वो डिनाइल की फॉर्म में आ जाएगा कि मैं इस बात को नहीं मानता। तो उसका भी जवाब ये है कि आपने थोड़ी देर रुक जाना है, क्योंकि उसका और कोई हल नहीं है, आपने ये थोड़ी देर रुक जाना है, ठीक है। डिनाइल में अगर आ रहा है, ठीक है, एग्जामिनर ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम लेते हुए वो ऐसा सिनेरियो क्रिएट कर देंगे कि जब आप उसको खबर सुनाएंगे तो वो डिनाइल में आ जाएगा, नहीं मैं नहीं मानता कि वो फौत हो गए, ठीक है। तो आपने उस वक्त और कुछ नहीं जवाब देना, सिर्फ आपने रुक जाना है थोड़ी देर के लिए। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के अंदर वो अक्सर आपसे पूछ लेते हैं कि इसके मेन पॉइंट्स कौन से हैं, क्योंकि ये इतना लेंथी नहीं होता, ठीक है। तो इसमें आपसे अक्सर वो एग्जामिनर पूछ लेते हैं इसके मेन पॉइंट्स बताएं जो बुक में, तो हम वो भी एक दफ़ा देख लेते हैं, ठीक है। पहले आपने दोनों को, कॉन्फ्लिक्ट वालों को सामने मिलना है, ठीक है। उनको कहना है कि एक दूसरे की इज़्ज़त करें, कुछ गोल सेट कर लें जिनमें दोनों ही जीतें, ठीक है। उसके बाद आपने रिज़ॉल्व करने हैं बाय फ्री कम्युनिकेशन, दोनों को फुल बोलने की आज़ादी देनी है। ये सवाल अक्सर पूछते हैं कि कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं, ठीक है। वो आपने ये बुक वाले पॉइंट्स जो हैं एक दफ़ा देख लेने और बता देने वो अक्सर, क्योंकि जल्दी स्टेशन जो है ये ख़त्म हो जाता है, इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसमें अक्सर ये पूछ लेते हैं। उसके बाद बी ऑनेस्ट अबाउट द कंसर्न्स, ठीक है, आपने ऑनेस्टली बताना है। एग्री टू डिसएग्री, ठीक है। उसके बाद लीव इंडिविजुअल ईगो, यानी कि ईगो रिमूव हो जानी चाहिए जब आप कॉन्फ्लिक्ट की, ठीक है। उसके अलावा इफ़ यू आर ऑन कोऑर्डिनेटिंग द डायलॉग लेट द नेगोशिएशन टीम कैलकुलेट सोल्यूशन, तो नेगोशिएशन टीम को सोल्यूशन कैलकुलेट, डिस्कस द डिफरेंसेस, हो सकता है कि उनकी डिफरेंस हो वैल्यू के अंदर, उनके इक़्तिदार के अंदर, यानी कुछ के हिसाब से जो बात कर रहे हैं वो गलत हो, दूसरे के हिसाब से वो सही हो, वैल्यूज़ में डिफरेंस हो सकता है। तो ये वाले पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है। अच्छा, स्लीप हाइजीन का क्वेश्चन इस तरह आएगा कि एक पेशेंट है, वो उसकी उम्र या जो भी है उसको मसला है, वो कहता है कि मुझे रात को सही तरह नींद नहीं आती, ठीक है। इस तरह का सिनेरियो जो है वो गिवन होगा, ठीक है। आपने स्टार्ट करना है ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम या गुड मॉर्निंग, ठीक है। मेरा नाम डॉक्टर, जो भी आपका नाम है, कि आपको मेरी ज़बान समझ आ रही है, ठीक है। फिर आपने कहना है जो भी बात हमारे दरमियान, आपने उससे फिर इजाज़त भी लेनी है कि मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, उम्मीद है कि आप ताउन करेंगे। उसके बाद फिर आपने कहना जो बात होगी उसी के राज में रहेगी, आपकी इजाज़त के बगैर किसी और शख्स को नहीं बताई जाएगी। फिर उससे पूछना आपको मसला क्या है, फिर वो जो सिनेरियो गिवन होता है उससे रिलेटेड सिनेरियो ही रिपीट होता है। वो कहेगा कि मुझे रात को नींद नहीं आती, मैं सही तरह सो नहीं पाता। फिर आपने अब उसके रूटीन के बारे में पूछना है। इसमें काफ़ी ज़्यादा आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं रूटीन के बारे में। आपने पूछ लेना आपके सोने से पहले आपके क्या मामूलात हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने पूछ लेना कि जब आप सोने लगते हैं क्या आप उस वक्त चाय तो नहीं पीते या कॉफ़ी तो नहीं पीते, ठीक है, या आप किसी किस्म की सिगरेट तो नहीं पीते सोने से पहले, ठीक है। क्या आप दोपहर टाइम तो नहीं सोते। अच्छा, आप जो जॉब करते हैं वो कितने आवर की है, ठीक है, क्या वो आपको थका देती है या नहीं थकाती, आप एक्सरसाइज करते हैं दिन में, ये सारे सवाल आपने पूछने हैं। अच्छा, आप रोज़ाना एक ही टाइम पे सोते हैं, ठीक है, ये डिफरेंट टाइम पे सोते हैं, ये सारे सवाल आपने उसकी रूटीन के बारे में पूछ लेने, ठीक है। उसके बाद स्लीप हाइजीन में इसी में आ जाएगी। उसके बाद हमने उसे बताना है कि हम आपको कुछ इस तरह के स्टेप्स बताएंगे
स्लीप हाइजीन के, जिससे आपकी जो है वो नींद बेहतर हो जाएगी। पहले तो आपने ये करना है कि आपने एक टाइम फिक्स कर लेना है सोने का भी उठने का भी, ठीक है। उसके अलावा आपने आफ्टरनून में अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी इंक्रीज़ कर लेनी है, यानी कोई ना कोई एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। फिर आपने कोशिश करना है आप जिस कमरे में सो रहे हैं उसका टेम्परेचर थोड़ा ठंडा हो, क्योंकि उससे नींद बेहतर होती है, ठीक है। फिर रात को सोने से पहले ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना, थोड़ा सा खाना खाना है जो मतलब कि लिटल स्नैक्स टाइप, ठीक है। उसके बाद प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, मसल रिलैक्सेशन के बारे में भी हम देखते हैं आगे, ठीक है। उसके अलावा आप अगर दोपहर को सोते हैं तो दोपहर को सोना छोड़ दें, ठीक है। अपने जो बेड है उसको क्लीन करें और अपना बेड एक फिक्स कर लें, मतलब आपने बेड पे ही सोना है डेली, अपनी जगह जो सोने की है उसको चेंज ना करें बार बार, ठीक है। उसके अलावा आपने बेड पे तभी जाना है जब आपको नींद आ रही हो, ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा खाने नहीं, ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना जब आपको सोने का वक्त हो उस टाइम, ठीक है। उसके अलावा टीवी वगैरह नहीं देखना, अगर आप मोबाइल नहीं यूज़ करना, अगर आपने कुछ करना भी है तो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कैफ़ीन और फिज़ी ड्रिंक्स वगैरह नहीं पीनी, ठीक है। एक्सेसिव स्मोकिंग नहीं करनी और स्टिमुलेंट ड्रग्स जैसे कि एम्फेटामिन, कोकेन वगैरह भी नहीं यूज़ करनी। फिर आपने कहना मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आपको सोने में आसानी होगी, ठीक है। फिर आपने उसे कहना है कि आप जब बेड पे सोएंगे आपने अपनी आंखें बंद करके इमेजिन करना है, ठीक है। आपने इमेजिन करना है कि आपके एक हाथ में चाक है, ठीक है, और एक हाथ में इरेज़र है, ठीक हो गया। अब आपने ये लेट्स सपोज ब्लैक बोर्ड है, ठीक है, उसके ऊपर एक सर्कल उसे ड्रा करना है, उसे कहना है इमेजिन करके, उसके अंदर क्रॉस। फिर आपने उस सर्कल को मिटाना है, ठीक है। सर्कल को मिटाने के बाद फिर आपने इधर 100 लिखना है और साथ इधर डीपर का वर्ड लिखना है। फिर इसको दोबारा मिटाना है और डिसेंडिंग फॉर्म में, ठीक है, डिसेंडिंग स्केल में आपने जाते जाना है, डीपर लिखते जाना है, ठीक है, साथ साथ डीपर लिख के, ठीक है। और इस तरह आपको जो है वो सोने में मदद मिलेगी। फिर है मिनी मेंटल स्टेट एग्ज़ाम। अच्छा, इसका क्वेश्चन इस तरह आएगा कि आपके पास एक पेशेंट है, उसको लगता है कि वो सही तरह उसको मतलब चीज़ें याद नहीं रहती या उसको याद करने में मसला होता है, ठीक है। अब आप उसको एग्ज़ाम को, इसमें भी पहले हमने जिस तरह पहले किया था, अस्सलाम वालेकुम ग्रीटिंग करनी है, नाम, उसके बाद उसकी इजाज़त लेनी है, ठीक है। उसके बाद जिस तरह हम प्रोटोकॉल फॉलो करते आ रहे हैं कि बात सीधे राज में रहेगी, ठीक है, सारा कुछ वैसे ही। फिर आपने उसकी चेक करनी परसेप्शन, ओरिएंटेशन, कंप्लायंस, इंटीग्रेशन, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। अब ये एक नॉर्मल है कि जो स्टैंडर्ड है मिनी मेंटल स्टेट टेस्ट, उसमें हम क्या क्या ओरिएंटेशन हम देखते हैं, उससे ईयर का पूछ के, सीज़न का, डेट का, ठीक है, कि आप किस कंट्री में रहते हैं। फिर रजिस्ट्रेशन हम देखते हैं, उससे 3 चीज़ों के नाम लेते हैं, उसे कहते हैं एक सेकंड बार रिपीट कर। अटेंशन उसकी देखते हैं, ठीक है। फिर उसे कोई सी 3 चीज़ों के नाम रिकॉल करवाते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ है। उसके अलावा आपने सिंपल जो करना है ना वो ये करना है कि आपने उसको कहना है स्टार्टिंग में, पहले आपने उसको शुरू करना है कि आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं। तो बताएगा कि मैं इस टाइम हॉस्पिटल में मौजूद हूँ। आपने कहना है आप अकेले हैं या आपके साथ कोई और भी आया है, ये आपने सवाल पूछ लिया, ठीक है। उसके बाद आपने जाना है कि आप मुझे बता सकते हैं कि आपके गिर्द क्या क्या चीज़ें मौजूद है। वो आपको बताएगा कि मेरे गिर्द एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे होंगे तो कुर्सी है, टेबल है, जो भी है, ठीक है। उसके बाद आपने पूछ लेना है कि आज दिन क्या है, डेट क्या है, इस तरह के सिंपल सवाल। फिर आपने आ जाना उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी को देखना है। अब शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम देखने के लिए ये कर लेंगे, हम उसे कहेंगे कि मैं आपको 3 चीज़ों के नाम बताता हूँ, आपने ये रिपीट करना है थोड़ी देर बाद। अब लाज़मी नहीं है, एग्ज़ामिनर अक्सर यूँ करते हैं कि वो आप जब 3 चीज़ों के नाम बोलेंगे ना वो आपको सेम नाम नहीं बताएँगे। यानी कि अक्सर एग्ज़ाम में ऐसे होता है कि वो मतलब ये 100% हर चीज़ उसकी परफेक्ट नहीं होगी। शॉर्ट टर्म मेमोरी में इसका मतलब है मसला, अगर वो नाम सही नहीं रिपीट कर पा रहा। फिर आपने यूँ करना है, उसे कहना है कि मैं कुछ चीज़ को जैसे कि आपने कागज़ ले लिया और उसको फ़ोल्ड करना है, अपनी रोल नंबर स्लिप को फ़ोल्ड करके उसे कहें जिस तरह मैंने फ़ोल्ड किया आप इसे फ़ोल्ड करें, ठीक है। अगर वो फ़ोल्ड कर सकते हैं इसका मतलब उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी वगैरह ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। लॉन्ग टर्म में आपने पूछ लेना है कि पाकिस्तान कब आज़ाद हुआ, ठीक है, पाकिस्तान की पहली जंग कब हुई, इस तरह के सवाल। और अगर उसकी हर चीज़ ठीक है तो फिर आप रिज़ल्ट बताना है कि जो मेरा पेशेंट है सारे क्वेश्चन सही जवाब दिए हैं, ठीक है। नॉर्मल परसेप्शन है, ठीक है, वेल ओरिएंटेड इन स्पेस एंड टाइम, ठीक है, मेमोरी इंटैक्ट है और उसका एटीट्यूड भी नॉर्मल है और आई कॉन्टैक्ट उसने मेंटेन रखा है। ये तब होगा जब सारे सवाल सही देगा। अक्सर यूँ होता है कि एग्ज़ाम में ऐसे हुआ है कि मतलब बाकी चीज़ों के वो जवाब सही दे रहा था, लेकिन जब आप उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का कह रहे थे कि इस चीज़ को मैंने फ़ोल्ड किया, आप इसको फ़ोल्ड करके वैसे दिखाओ, फ़ोल्ड सही नहीं कर पा रहा, यानी कि उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में मसला था, ठीक है। ये आपने फिर साथ जब आप रिज़ल्ट दे रहे होंगे तो आपने वहाँ बताना है कि पेशेंट की शॉर्ट टर्म मेमोरी में प्रॉब्लम है।
आगे एथिकल डिलीमा। एथिकल डिलीमा में आ जाएगा कि आपके पास कोई पेशेंट आया है, वो आपने उसका इलाज किया था, तो वो अब गिफ्ट लेके आ गया, ठीक है, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट है, मोबाइल है या कोई भी चीज़ है। एक सिनेरियो जो इसका वो ये है, ठीक है। और दूसरा सिनेरियो ये होगा कि आपके पास कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी वाला आया है, वो कहता है कि आप मेरी दवाई जो है वो बेचें। तो इस केस में आपने पहले अस्सलाम वालेकुम जिसे हम ग्रीटिंग करते हैं, उसके बाद मेरा नाम डॉक्टर, आपका यहाँ कैसे आना हुआ, ठीक है, आपने शुरू करना है कैसे आना हुआ, ठीक है। फिर वो बताएगा पेशेंट कि मैं कोई गिफ्ट ले आया हूँ, ठीक है। आपने कहना है कि मुझे इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो अक्सर ये होगा एग्ज़ाम में कि वो ओरिजिनल पेशेंट की तरह एक्टिंग करें, वो कहेंगे नहीं इससे कोई बात मसले वाली बात नहीं, आप ये गिफ्ट ले लें। तो आपने उसको साफ साफ अल्फाज में जवाब देना है कि ये मेरे मेडिकल के एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि मैं गिफ्ट आपसे लूँ, ये मेरे मेडिकल के असूलों के ख़िलाफ़ है कि मैं आपसे गिफ्ट लूँ, ठीक है। फिर वो आपसे बहस, हो सकता है कि वो आपसे बहस करे, फिर आपने उसको जवाब देना है कि नहीं मैं गिफ्ट नहीं ले सकता, इससे दूसरे जो पेशेंट हैं उन पर बुरा असर पड़ेगा, ठीक है, और इससे आपकी मुझ पर उम्मीदें होंगी, ठीक है, और मैंने ये नहीं चाहता, ये मेरे तिब के असूलों के ख़िलाफ़ है, ठीक है। डॉक्टर की ड्यूटी होती है कि वो हर पेशेंट को जो है उसका इलाज करे, और ये मैंने जो इलाज किया ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं करूँ, ठीक है। आपने उसको मतलब उससे गिफ्ट नहीं लेना किसी हाल में। और अगर एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि वो पेशेंट की एक्टिंग करते हैं, वो बार बार कोशिश करेंगे, तो आपने प्रॉपर डिनायल करना है। आपने कहना है कि ये मेरे मेडिकल एथिक्स के ख़िलाफ़ है कि मैं गिफ्ट लूँ, ठीक है। और ये आपने कहना है ये नॉर्मल है, ये अक्सर हो जाता है कि पेशेंट को लगता है कि क्योंकि वो मुश्किल वक्त में होता है तो डॉक्टर ने उसकी मदद की, तो इसलिए उसे डॉक्टर बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग जाता है ये चीज़ें, ठीक है। आपने कहना है लेकिन ये मेरे असूलों के ख़िलाफ़ है, ठीक है। डॉक्टर के लिए सबसे बड़ा जो उसका रिवॉर्ड होता है वो ये होता है कि उसका पेशेंट जो है सेहत याब हो जाए। मैं आपकी कदर करता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं गिफ्ट नहीं ले सकता। और इससे आपके अगर वो अभी भी लेट्स सपोज कि वो पेशेंट अभी भी ज़ेर इलाज है, तो आप कह रहे हैं इससे आपकी और उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा आपके इलाज पे मज़ीद। दूसरा जो सिनेरियो आ सकता है, फार्मास्यूटिकल कंपनी वाले आ सकते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि आप उनकी दवाई बेच दें। सिनेरियो गिवन होगा कि वो कहते हैं कि आप उनकी दवाई बेच दें, उसके बदले हम आपको कुछ गिफ्ट देंगे, ठीक है। तो आपने जिस तरह पहले ग्रीटिंग करके आपने पूछना है कि आपको कैसे आना हुआ, ठीक है। फिर आपने वो कहेगा बताएगा अपना पूरा कि मैं आपको दवाई या पेशेंट्स को दें, तो आपने कहना है कि हमारे मेडिकल के असूलों के ख़िलाफ़ है, ठीक है, कि हम इस तरह का रिवॉर्ड एक्सेप्ट करें, हम सिर्फ वही चीज़ एक्सेप्ट कर वही काम करते हैं जो हमारे पेशेंट्स के लिए फ़ायदे में हो, ठीक है। आपको मनी या किसी भी चीज़ में ऑफ़र करेगा, कोई भी हो सकते, तो आपने कहना नहीं ये हमारे मेडिकल के असूलों के ख़िलाफ़ है, तिब के असूलों के ख़िलाफ़ है। आपने उसको कह देना है कि आप मुझे ना अपनी दवाई जो आप ले आए हैं, आप उसके वैसे फ़वाइद बता दें, ठीक है, मतलब उसका पोटेंसी, एफ़िकेसी वगैरह बता दें, ठीक है। और अगर वो मेरे पेशेंट्स के लिए अफोर्डेबल, उसकी कीमत भी बता दें। अगर वो मेरे पेशेंट्स के लिए वाक़ई फ़ायदेमंद है, तो मैं बग़ैर आपकी ऑफ़र लिए ही उनको वो दवाई रिकमेंड कर दूँगा। मुझे आपकी ऑफ़र उसके लिए बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर वो मेरे पेशेंट्स के फ़ायदे के लिए है, तो मैं उनको वैसे ही ऑफ़र वो दवाई दे दूँगा। मुझे उसके लिए आपके पैसों की, आपके किसी किस्म की गिफ्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपने ये भी कह देना, इससे हमारा एक तो आप मुझ पे आपका एहसान होगा, आप मुझसे और फ़ेवर माँगेंगे तो मैं नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे गिफ्ट भी नहीं लूँगा, और इससे हमारे प्रोफ़ेशनल जो रिलेशनशिप है, उस पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। फिर आपने उसका शुक्रिया करना है। खुदा हाफ़िज़। अच्छा, फिर एक और है कॉन्फिडेंशियलिटी पे आता है सवाल, ठीक है। उसमें ये होगा कि आपको सिनेरियो गिवन होगा कि कोई भी शख्स है, वो आपसे ना आपके एक मरीज़ का करीबी है, और वो कहता है कि मैंने उसके बारे में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, मैं उसका बहुत करीबी हूँ, ठीक है। आपने पहले पहले ग्रीटिंग वगैरह जिस तरह करके आपने पूछना आप कैसे आना हुआ, ठीक है। फिर आपने उससे पूछना है कि आप जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं आप उसके क्या लगते हैं, ठीक है। आप पूछना क्यों चाहते हैं उसके बारे में, ठीक है। फिर आपने उसकी कंसर्न समझनी है। फिर आपने उसे बताना है कि हमारे मेडिकल के असूलों के मुताबिक हम जो कॉन्फिडेंशियलिटी है उसको ब्रीच नहीं कर सकते, ठीक है। हम उसकी जो भी है वो जिस तरह के इलाज में हम उसके बारे में आपको कुछ भी नहीं बता सकते, ठीक है। एक्सेप्टेशन फिर एक्सेप्शन आपसे पूछी जा सकती हैं कि किस केस में हो सकता है, लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ की केस में हो सकता है, ये जब रिस्क है मेडिकल रिसर्च के केस में, ये कोर्ट ऑर्डर हो या मेडिकल सर्टिफिकेट बना रहा है, उस केस में आप कॉन्फिडेंशियलिटी को ब्रीच कर सकते हैं। वरना नहीं, आपने उस जो भी आएगा आपने उसको बताना है कि जो भी आपका मरीज़ है मैं उसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता, ये हमारे तिब के असूलों के ख़िलाफ़ है, ठीक है। फिर आपने को रीअश्योर करवाना है कि उनका इलाज जो है वो वैसे ही चलता रहेगा, और ये बात जो आपकी हमारे दरमियान हुई है वो भी हमारे दरमियान रहेगी, और आप यकीन रखें हम उनका बहुत बेहतरीन इलाज करेंगे। और फिर एंड पे आपने खुदा हाफ़िज़ कह देना है।
अच्छा, कंडीशनिंग का यूज़ करके जो है डिफरेंट जो है एग्जांपल और क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। इसमें बैड हैबिट्स के बारे में एक एग्जांपल जिस तरह बुक में दी हुई है, इस एग्जैक्ट सेम सिनेरियो के साथ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जिस तरह मेडिकल स्टूडेंट है, उसको बैड हैबिट हुई है कि बहुत ज़्यादा तो पढ़ता थोड़ा है और बहुत लेंथी जो है ब्रेक्स लेता है और टीवी देखता है। तो उसका सलूशन क्या है? एक तो ये है कि वो टीवी रूम में ही बैठ के ना पढ़े, ठीक है। वो कुछ ऐसी जगह पे जा पढ़ के पढ़े जहाँ टीवी बहुत दूर हो। उसके अलावा वो कंप्लीट करे पहले, फिर उसके बाद टीवी देखे, या उसके अलावा वो लाइब्रेरी में जाके पढ़े जहाँ टीवी अवेलेबल ही ना हो, ठीक है। ये इसका तरीका है। या आपने उसको फिर जिस तरह ग्रीटिंग वगैरह सारा कुछ करके अगर कंडीशन दी हुई है तो आपने उसको ये हल बताना है, ठीक है। उसकी तरह दूसरा है कि एक शख्स स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है, हर जगह स्मोक कर रहा है, तो आप उसकी ये बैड हैबिट को छुड़वाने के लिए क्या कर सकते हैं? हमने करना क्या है कि हमने अवॉइड कर देना है, ये नैरो डाउन कर देने हैं उसके क्यूज़ को, उसकी बैड हैबिट्स। हमने उससे पहले कहना है कि आपने यूँ करना है कि सिर्फ़ और सिर्फ ना घर के अंदर ही स्मोक करना है। पहले आप अपनी स्मोकिंग की आदत जो है ना बाहर करने वाली छोड़ दें, यानी आप सिर्फ तभी आपने सिगरेट पीनी है जब आप घर के अंदर होंगे, ठीक है। उसके बाद हमने उनको कहना है कि फिर आप घर से करते करते सिर्फ एक कमरे तक महदूद कर दें अपनी स्मोकिंग करने की आदत को, ठीक है। यानी आपने सिर्फ जब आप एक कमरे में एक कमरा ख़ास कर लें, मखसूस कर लें, उसमें आप सिर्फ स्मोकिंग करें, ठीक है, उसके अलावा ना करें। फिर आप उसको भी कम करके बाथरूम में या बेसमेंट या गैराज तक ले आएँ उसकी आदत को, कि आपने सिर्फ वहीं जाके स्मोक करना है। इस तरह हम उसकी बैड हैबिट को, स्मोकिंग की बैड हैबिट को छुड़वा सकते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक शख्स है, मरियम है, जिस तरह वो अपने नाखून बहुत ज़्यादा खाती है, ठीक है। तो अब आपने उसकी ये बैड हैबिट को ख़त्म करवाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, हम पहले जिस तरह ग्रीटिंग वगैरह सारा कुछ करके हमने उसको तरीके बताने हैं। हमने उसको कहना है कि अपने जो हाथ है ना उनको पॉकेट में डाल के रखे, ठीक है। उसके अलावा जब उसको महसूस हो रहा है कि वो नाखून अपना मतलब खाना चाहती है, तो उस टाइम वो नोट्स बनाने लग जाए, स्केचिंग पेंसिल अपने मतलब हाथों को बिज़ी रखे, उंगलियों को, ठीक है। क्रॉसिंग हर आर्म्स, च्युइंग गम्स शुरू कर दे। ये जब उसको महसूस हो रहा है कि वो अपने नाखून खाए, तो अपने हाथों से कॉम्बिंग हर हेयर, अपने बालों को में कंघी देना शुरू कर दे। इस तरह उसकी हम ये बैड हैबिट को छुड़वा सकते हैं। फिर क्लासिकल कंडीशनिंग में अक्सर आता है ट्रीटमेंट ऑफ फोबियाज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फोबिया क्या होता है, डेफिनेशन पूछी जा सकती है। इंटेंस या इरेशनल फेयर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, एनिमल के बारे में जिसकी वजह से हम फ्यूचर में उससे दूर रहते हैं, ठीक है। इसका अक्सर जो आता है क्वेश्चन वो ये आता है कि एक शख्स है वो एलिवेटर पे जाने से डरता है, या लिज़र्ड से बहुत ज़्यादा डरता है, या हाइट से डरता है, या थंडर से। इस तरह का सिनेरियो होगा कि एक शख्स है उन चीज़ों से डरता है। अब आप उसको मतलब उसका इलाज करें, तो हमने क्या करना है, सिस्टमेटिक क्लासिकल कंडीशनिंग को यूज़ करके सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन करनी है। इससे पहले हमने क्या करना है, सबसे पहले पेशेंट को कहना है रिलैक्स हो जाए, ठीक है। उसके बाद हमने पेशेंट को कहना है कि जिस चीज़ से भी वो डरता है उसको इमेजिन करे, आंखें बंद करके रिलैक्स करके एक जगह बिठा के उसको कहना है उस चीज़ को इमेजिन करे, ठीक है। फिर हमने कहना है जब उसको चीज़ को इमेजिन करे और उसको डर लगे, एंग्जाइटी हो, तो वो अपनी लिटिल फिंगर को ऊपर करे और हमें इशारा एक किस्म का करे, ठीक है। जैसे ही उसको डर लगे, फिर हमने उसको कहना है कि अब आंखें खोलो और दोबारा से फुली रिलैक्स हो जाओ, यानी कि थोड़े गहरे सांस ले लें, ठीक है। उसके बाद फिर उस चीज़ जिसके बारे में उसे डर लगता है उस चीज़ से इमेजिनेशन के तो उसके करीब ज़्यादा जाए, ठीक है, उसकी इमेजेस दिखाएं। और इस तरह हमने डिसेंसिटाइजेशन करके फिर अगर डर लग रहा है उसको कहना है कि अपनी उंगली ऊपर करेगा और फिर उसको रिलैक्स करवाना है। तो ये वाली टेक्निक सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज़ करके हम फोबियाज़ को जो है वो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मसल रिलैक्सेशन टेक्निक जो है, इस टेक्निक में या आपको आएगा कि मसल रिलैक्सेशन टेक्निक जो है वो परफॉर्म करनी है। तो इसमें हमने करना ये होता है कि पहले ग्रीटिंग और जिस तरह कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में उससे करके हमने उसको पेशेंट को दरअसल कहना होता है कि मैं जिस तरह कर रहा हूँ आपने उसको वैसे ही रिपीट करना है मेरे साथ, ठीक है। हमने इसमें करना क्या होता है, इसमें हम 4 मेजर मसल ग्रुप्स हैं उनको यूज़ करते हैं। सबसे पहले हैंड, फोर आर्म, बाइसेप्स को, ठीक है। इनमें करना क्या होता है, हमने 5 से 7 सेकंड के लिए इसको कहना है कि उनको टेंस करें अपने पट्ठों को, ठीक है। और उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता 20 से 30 सेकंड के लिए अपने मसल यानी पट्ठों को रिलैक्स करें। पहले हमने हैंड, फोर आर्म, बाइसेप के करने हैं, उसके बाद हेड, फेस, थ्रोट के, फिर चेस्ट के, एब्डोमेन, लोअर बैक के, और फिर थाइस, बटक्स। और अच्छा, हमने उसको दरअसल खुद करके दिखाना है और उसने हमारे साथ रिपीट करना है। तो इसकी मैं ना वीडियो नेट से जो मिलेगी उसका ना लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो आपने तरतीब ये रखनी है क्योंकि कई बुक्स में, कई वीडियोज़ में ना जो तरतीब है वो चेंज है। तो आपने तरतीब यही रखनी है और साथ एक दो चीज़ें और ऐड कर लेनी, वो ये कि कुछ जगहों पे ये भी कहा जाता है कि
आपने उस शख्स को जब बिठाना है आराम से, उसको कहना है अपने पाँव को ज़ोर से ज़मीन पे लगाए, तो ये भी चीज़ आपने ऐड कर लेनी। और जो तरतीब है वो ये वाली रखनी है जिस तरह हमारी बुक में है। तो उन कुछ वीडियोज़ में ना वो तरतीब जो है वो चेंज है। आपने मसल रिलैक्सेशन टेक्निक में उसको खुद करके दिखाना, उसे कहना है मुझे फ़ॉलो करे। तो इसलिए मैं वो वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में साथ ऐड कर दूँगा।